हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ा अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्मेशन एंड पावर्स एंड फंक्शंस। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और विधान परिषद का कैसे गठन होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं और क्या पावर्स होती है। The Council of Ministers is the most important unit of the state administration. राज्य का जो प्रशासन होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। एंड द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ इट। इस मंत्री परिषद का जो हेड है, प्रधान है, वो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग टर्म्स। चीफ मिनिस्टर की क्या पावर हैं, क्या फंक्शंस हैं, उनको हम निम्नलिखित पॉइंट के तहत स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन सी पावर हैं और फंक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर्स के। फॉर्मिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद का गठन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क ऑफ चीफ मिनिस्टर इज टू बिल्ड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री का सबसे जो महत्वपूर्ण वर्क होता है वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाना, जो मंत्रिमंडल होता है उसका गठन करना। आफ्टर सेलेक्टिंग द मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर गिव द लिस्ट टू द गवर्नर। मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करने के बाद वो लिस्ट मुख्यमंत्री किसको दे देता है, गवर्नर को दे देता है, विच इज एक्सेप्टेड बाई हिम। और ये लिस्ट गवर्नर के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है। इन द selection of ministers, chief minister can act according to his prudence at a certain extent. मंत्री परिषद का जो गठन होता है उसमें चीफ मिनिस्टर ही अपने विवेक का यूज करता है, अपने हिसाब से मंत्री परिषद का गठन करता है। डिवीजन ऑफ वर्क एमॉन्ग्स द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के बीच वर्क का जो बंटवारा होता है कैसे होता है। चीफ मिनिस्टर एलोकेट द पोर्टफोलियो टू हिज कलीग्स। चीफ मिनिस्टर क्या करता है, जो उसके कलीग्स होते हैं, साथी होते हैं, उनके बीच पोर्टफोलियो को अलॉट करता है। ठीक है, कोई विभाग देता है, उनको कोई पद देता है। वंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो टू इट्स मेंबर, एक बार मंत्री बन जाने के बाद और उनका विभाग मिल जाने के बाद, ही कैन चेंज द डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट्स को बदल भी सकता है, हु, चीफ मिनिस्टर। एंड द लेवल ऑफ मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स के स्तर को भी बदल सकता है व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एक बार मंत्री बनने के बाद, उनका विभाग मिलने के बाद, अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि इस विभाग के मिनिस्टर को चेंज करने की ज़रूरत है या उसकी पोजीशन को लो डाउन या अप करने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से चीफ मिनिस्टर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। वर्किंग ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का कार्य। द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ कन्वेंस द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एंड प्रिसाइड ओवर देम। मुख्यमंत्री खुद जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं उनको बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। द एजेंडा ऑफ मीटिंग इज डिसाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। और मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो खुद मुख्यमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। All proceedings of Council of Ministers accomplished under the direction of Chief Minister। जो भी प्रोसीडिंग्स होती है कैबिनेट की वो मुख्यमंत्री के डायरेक्शन में ही होती है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन गवर्नेंस, शासन में अलग अलग जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। चीफ मिनिस्टर ट्राइज दैट ऑल द डिपार्टमेंट और गवर्नेंस, इन अदर वर्ड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क एज अ यूनिट। मुख्यमंत्री कोशिश करता है, प्रयास करता है कि शासन के जितने भी विभाग हैं वो सारे, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये सभी मिलके एक साथ वर्क करें। इफ देयर इज एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू और मोर मेंबर्स, अगर किसी बात को लेके, किसी मुद्दे को लेके अंतर है, किसी विचारधारा में अंतर है एक या एक से अधिक सदस्यों के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू और मोर मेंबर्स, दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद है, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रिपरिषद है उनके सदस्यों में, देन इट इज़ रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। तो
जितनी जल्दी संभव हो सके इसको रिजॉल्व कर लिया जाता है बाई रिमूविंग द म्यूचुअल डिफरेंसेस। जो म्यूचुअल डिफरेंस होता है उसको रिमूव करके जितनी जल्दी हो सकता है इस झगड़े को, इस ओपिनियन को सुलझा लिया जाता है। लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। गवर्नर और मंत्री परिषद के बीच एक कड़ी का काम, एक लिंक का वर्क। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर। संविधान के अनुसार ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच, गवर्नर के बीच संबंध स्थापित करे, एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट। ही इन्फॉर्म गवर्नर अबाउट द डिसीजन टेकन इन द कैबिनेट। कैबिनेट में जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री गवर्नर को अवगत कराता है, जानकारी उपलब्ध कराता है। एंड कन्वेज गवर्नर्स ओपिनियन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और गवर्नर का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, वो विचार वो मंत्रियों तक पहुंचाता है, अपने मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है। तो मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच एक लिंक स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैंड फॉर विधानसभा। तो विधानसभा का नेता। ऑन वन साइड द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ गवर्नमेंट। एक तरफ जो मुख्यमंत्री होता है वो गवर्नमेंट का लीडर होता है, शासन का प्रधान होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ही इज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू। वो विधानसभा का भी नेता होता है। एज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, he receive an important position in the field of legislation making। लीडर होने के नाते, प्रधान होने के नाते उसको कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लेस प्राप्त होता है। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द लेजिस्लेशन मेकिंग वर्क इज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू हिज बिल। और जो लेजिस्लेशन का वर्क होता है, कानून निर्माण संबंधी कार्य होता है, वो इसकी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। एज ए लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर होने के नाते, ही कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द असेंबली। वो राज्यपाल को विधानसभा को डिसॉल्व करने के लिए, भंग करने के लिए सलाह, परामर्श, एडवाइस भी दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी ड्यूटीज होती हैं चीफ मिनिस्टर के, पावर एंड फंक्शंस। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट एंड पावर। उच्च न्यायालय, जजेस की क्वालिफिकेशन और उनके अपॉइंटमेंट और पावर्स। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी वेयर द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट इट्स हाईएस्ट लेवल। भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका है। वेयर द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट इट्स हाईएस्ट लेवल, जहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है वो सबसे ऊंचा माना जाता है। द हाई कोर्ट स्टैंड्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है इन द जुडिशरी, न्यायपालिका में। द हाई कोर्ट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूट एट द स्टेट लेवल। राज्य स्तर की सबसे ऊंची न्यायिक इकाई है वो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215, संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार, ईच स्टेट कैन हैव अ हायर कोर्ट। प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। देयर मे बी ओनली वन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट टुगेदर। और एक हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। एट फर्स्ट, द हाई कोर्ट इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई इन 1862 AD। सबसे पहले भारत में जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी स्थापना कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई में हुई 1862 AD को। ठीक है, ये बात आपको रिमेंबर रखनी है, कीप इन माइंड। ओके, सबसे पहले हाई कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई इन 1862 AD, एंड आफ्टर दैट Allahabad High Court was established in 1866 AD.
देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में भारत में कितने 24 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का गठन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 216 ईच हाई कोर्ट विल कॉन्स्टिट्यूट बाय चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार जो उच्च न्यायालय होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और दूसरे न्यायाधीश होंगे, उनसे मिलके हाई कोर्ट का फॉर्मेशन होगा। टू विच द प्रेसिडेंट कंसिडर एसेंशियल टू अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, समय समय पे राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता रहता है जैसा उसको उचित समझे। Thus the number of judges in the high court would be decided by the president। इस प्रकार जो उच्च न्यायालय के जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या भी कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस की नियुक्ति। एज पर आर्टिकल 217 का फर्स्ट पार्ट कहता है द चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 217 आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट के अनुसार जो हाई कोर्ट का जज होता है, चीफ जज होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है कोर्ट का, उसकी नियुक्ति एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है बाई टेकिंग द एडवाइज ऑफ, सलाह लेके, किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेके, कोलेजियम की सलाह लेके, एंड द गवर्नर, और गवर्नर की सलाह लेके। वाइल फॉर द अदर जजेस ही टेक्स द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट के दूसरे जजेस की नियुक्ति के लिए वो सलाह लेता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर, और गवर्नर की। क्वालिफिकेशन फॉर जजेस। जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है। एज पर आर्टिकल 217 का पार्ट सेकेंड, अनुच्छेद 217 के सेकेंड पार्ट के अनुसार फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज। जज की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशंस आवश्यक हैं। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक। ही हैज वर्क ऑन अ जुडिशियल पोस्ट फॉर एटलीस्ट 10 years इन द स्टेट ऑफ इंडिया। उसने कम से कम न्यायिक पद पे भारत में 10 वर्षों तक सेवा दी हो। ही हैज सर्व एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट्स रेगुलरली एटलीस्ट फॉर 10 years। अथवा वो अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो 1 अथवा 2 कोर्टों में फॉर 10 years, 10 सालों तक। ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं जजेस के लिए। टेन्योर कार्यकाल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें अपॉइंटमेंट भी है और उसका टेन्योर भी है। द प्रोविजन ऑफ द टेन्योर ऑफ जजेस एज फॉलोज। इनके जो कार्यकाल का प्रावधान है वो निम्नलिखित है। ही विल होल्ड द पोस्ट टिल 62 years ऑफ एज। वो राष्ट्रपति कब तक रह सकता है, 62 year तक रह सकता है। अ जज कैन बी रिमूव बाई द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग द प्रपोजल बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 बहुमत से दोनों ही सदनों में प्रपोजल पास करके राष्ट्रपति जज को रिमूव कर सकता है, उनके पद से हटा सकता है। द जज कैन सबमिट हिज रिजिग्नेशन बाई एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जज अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। ठीक है। अपनी इच्छा से भी छोड़ सकता है, राष्ट्रपति उनको हटा भी सकता है, और अगर किसी कंडीशन में वो नहीं हटता है तो वो 62 ईयर की एज तक वो राष्ट्रपति न्यायाधीश जज रह सकता है। ओथ टेकन बाई जजेस। जजेस के द्वारा शपथ
एज पर आर्टिकल 219 अनुच्छेद 219 के तहत द जज ऑफ हाई कोर्ट विल टेक एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाई हिम। संविधान के आर्टिकल 219 के तहत जो जज होता है वो प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेता है, ठीक है, गवर्नर के सामने शपथ लेता है अथवा गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए हुए किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेता है हाई कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और वो गवर्नर के सामने शपथ लेता है। ट्रांसफर ऑफ जजेस, जजेस का ट्रांसफर या स्थानांतरण। द ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 222। अनुच्छेद आर्टिकल 222 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो जजेस का ट्रांसफर कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस को एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर सकता है। किसकी एडवाइस पे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एडवाइस पे, सलाह पे वो जजेस का ट्रांसफर भी कर सकता है। सैलरी ऑफ जजेस। According to Article 221, the salary of judges will be decided by the Parliament. According to law, कानून के अनुसार अनुच्छेद 221 के अनुसार जो जजेस की सैलरी है वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। At present, the Chief Justice get 90,000 and the other judges receive 80,000 per month salary. वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का वो 90,000 रुपीज़ पर मंथ पे होता है उसको, और जो उसके सबॉर्डिनेट दूसरे जजेस होते हैं उनको 80,000 पर मंथ सैलरी वेतन प्राप्त होता है। फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की स्वतंत्रता। फॉलोइंग अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की फ्रीडम के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं, बनाई गई हैं। स्पेशल प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसेस। फिक्स टेन्योर, इनका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है। नो फर्दर डिस्कशन ऑन द कॉन्डक्ट ऑफ जजेस वुड बी मेड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट इम्पीचमेंट, सिवाय बहुमत के बाकी किसी भी मैटर पे जजेस के लिए संसद में बहस नहीं होगी, ठीक है। संसद में जो जज होते हैं उनके आचरण पे इम्पीचमेंट के अलावा किसी भी बात पे बहस नहीं होगी। आफ्टर रिटायरिंग एज हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज से रिटायर होने के बाद ही विल नॉट प्रैक्टिस इन कोर्ट्स वेयर ही हैज़ वर्क एज अ परमानेंट जज, वो उस न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं करेगा जिस न्यायालय में वो स्थायी रूप से जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से हाई कोर्ट को अलग रखा गया है, ठीक है, इसको जुडिशरी में रखा गया है। डोमिनियल एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, इसके क्या कार्यक्षेत्र हैं और इसकी क्या पावर्स हैं। द ऑपरेशनल एरिया एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर एज फॉलोज, इसके जो कार्यक्षेत्र हैं और शक्तियां हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट वन इज यूरिजिनल जुडिक्शन, मूल या प्रारंभिक अधिकार, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट। ग्रेट जुडिक्शन, अपेलेट जुडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी पावर सुप्रीम कोर्ट में भी हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज एरियाज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर्स प्राप्त हैं और हाई कोर्ट को भी। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन क्या था और इसका क्या है ये पढ़ते हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इट इम्प्लाइज द हेयरिंग ऑफ केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली, दीज आर, इसमें होता क्या है, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है या मूल, ठीक है, इसमें जो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उनकी सुनवाई करता है, हेयरिंग करता है द केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली, प्राथमिक रूप से। कौन कौन से हैं? केसेस रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे केसेस जो संसद और विधानमंडल के चुनाव से संबंधित होते हैं। केसेस रिगार्डिंग रेवेन्यू कलेक्शन, एडमायरली, प्रोबेट, मैरिज लॉ, कंपनी लॉ एंड द केसेस रिलेटेड टू डाइवोर्स, और किन केसेस की सुनवाई करता है? रेवेन्यू कलेक्शन, एडमरली, प्रोबेट, मैरिज लॉ, कंपनी लॉ एंड केसेस रिलेटेड टू डाइवोर्स, ठीक है।
इसमें जो विवाह संबंधी कानून होता है, तलाक संबंधी होता है, या वसीयत जिसको प्रोविडेंट कहते हैं, ठीक है, इन केसेस की सुनवाई करता है जो प्रारंभिक ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। इसमें रिट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 226 empowers High Court to issue direction order of writs in nature of, या आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय एक विशेष आदेश जारी करता है, ठीक है, when habeas corpus, mandamus, prohibition, quoranto and coercion, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट क्या करता है, एक इशू रिट याचिका दायर करता है, ठीक है। किन कंडीशंस में? बंदी, प्रत्यक्षीकरण हमने कल बताया था, सुप्रीम कोर्ट में भी सेम कंडीशन है, परमादेश, प्रतिवेद, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रचार। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 32 के तहत कि वो सिर्फ याचिका किस पे, एक विशेष याचिका किस पे इशू कर सकता है, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के लिए सिर्फ याचिका जारी कर सकता है। वेयर द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द मैटर्स टू अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स, जबकि हाई कोर्ट को फंडामेंटल के साथ साथ दूसरे मामलों के लिए भी याचिका जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अपीलेट जुरिडिक्शन, द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। इसका जो अपीलेट जुरिडिक्शन है इसको निम्नलिखित पार्ट्स में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन, सिविल अपीली क्षेत्राधिकार। अपील कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द केस ऑफ इनकम टैक्स, पेटेंट, डिजाइन, सक्सेसर एटीसी। उत्तराधिकार को लेके, इनकम टैक्स को लेके, डिजाइन को लेके, पेटेंट को लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्रिमिनल जुरिडिक्शन, when a criminal is awarded death sentence or a imprisonment for a term of 4 years, जब किसी अपराधी को लोअर कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा उसको मृत्युदंड या कारावास की सजा या 4 साल की सजा सुनाई गई है, देन द अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इन द हाई कोर्ट। तो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपीली जुरिडिक्शन, संवैधानिक अपील क्षेत्राधिकार। If there is a case in which the question of interpretation of the Constitution arises, then the appeal can be made in the High Court. अगर ऐसा कोई केस जिसमें लगता है कि जो संविधान का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा हो, उस पर क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो, देन द अपील कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। ऐसी स्थिति में भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, जिसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 250, अनुच्छेद 215 के अनुसार एवरी हाई कोर्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। प्रत्येक हाई कोर्ट को एक अभिलेख का न्यायालय माना जाएगा। एंड इट होल्ड द पावर ऑफ पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इसको ये पावर प्राप्त है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट विल बी केप्ट प्रोटेक्टेड एज रिकॉर्ड एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉ फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो हाई कोर्ट का निर्णय का रिकॉर्ड है, ठीक है, इनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, प्रोटेक्ट एज रिकॉर्ड, ठीक है। और इसके जो दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये कानून की तरह वर्क करेंगे, ठीक है, विल बी कंसिडर्ड एज लॉ। ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये कानून की तरह वर्क करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, प्रशासनिक अधिकार, प्रशासन संबंधी अधिकार। द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ऑफ द हाई कोर्ट आर एज फॉलोज। हाई कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हैं वो निम्नलिखित हैं। द हाई कोर्ट कैन समन द प्रोसीडिंग्स और जजमेंट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड कैन गेट देम investigated. It is the duty of High Court to notice that the subordinate court is not violating its power or limits and is adhered to its duties according to prescribed laws. जो उच्च न्यायालय है
हाई कोर्ट है, इसकी ड्यूटी है। द हाई कोर्ट कैन समन द प्रोसीडिंग्स ऑफ जजमेंट। हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय अपने किसी भी जो प्रशासन संबंधी अधिकार होता है उसको यूज करता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है? जो न्यायालय के निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, उनको मांग सकता है, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, ठीक है। जो जजमेंट है, ठीक है, निर्णय है, इनकी डिमांड कर सकता है एंड गेट देम इन्वेस्टिगेट, और उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट का कर्तव्य है, ड्यूटी है, टू नोटिस दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट को नोटिस दे, ध्यान रखे, इज नॉट वायलेटिंग इट्स पावर और लिमिट, कि अपनी जो इनकी लिमिट है, ठीक है, पावर्स है, इनको वायलेट ना करे, ठीक है, मिसयूज ना करे। एंड इज एडर टू हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड लॉ, और वो अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें? कानून के हिसाब से, जो उनको अधिकार प्राप्त है उसके हिसाब से वो उसको यूज करें। इट कैन मूव एनी केस फ्रॉम अ कोर्ट टू द अदर कोर्ट फॉर रिकंसिडरेशन एंड जजमेंट। यहाँ किसी भी अगर झगड़े का डिसीजन होता है, ठीक है, तो उसको किसी न्यायालय से, किसी कोर्ट से हटा के दूसरे न्यायालय में भी भेजा जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी मूव एनी केस फ्रॉम अ कोर्ट, ठीक है, किसी भी जो केस है उसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेजा जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। द प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव कैन बी डिक्लेयर्ड वैलिड और इनवैलिड बाय द हाई कोर्ट। जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, तो वो यूनियन लेजिस्लेटर, जो केंद्र की विधायिका है और राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है, इनको क्या कर सकता है? डिक्लेयर वैलिड और इनवैलिड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। इनके जो कार्य करने की शैली है उसको वैलिड अथवा इनवैलिड घोषित कर सकता है। ये राइट प्राप्त है किसको? हाई कोर्ट को। इन द स्टेट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द स्टेट जुडिशरी इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। राज्य स्तर पे विधानमंडल, कार्यपालिका एंड राज्य की न्यायपालिका, इसी को क्या कहा जाता है? स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। राज्य स्तर पे जो विधानमंडल होता है, कार्यपालिका होता है, और राज्य स्तर की जो न्यायपालिका होती है, इसी को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7, स्टेट गवर्नमेंट।